हाँ तो जी फंक्शन में पिछले टर्न पे हमने देखा था फंक्शन का बेसिक डेफिनीशंस है ना। फंक्शन का जो बेसिक डेफिनीशंस है, डेफिनीशंस को हमेशा याद रखना है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फंक्शन में हमने क्या बताया था, उसका डेफिनीशन याद है सबको। डेफिनीशन क्या होता था कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इस रिलेशन का स्पेशल टाइप है इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन द सेट बी। यूनिक एलिमेंट इन द सेट बी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फंक्शन ए से बी, अगर कोई फंक्शन लेट सपोज इट डिफाइंड है ए से बी में, तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और इसको बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द कोडोमेन, है ना। तो कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन। और ए से बी में अगर कोई फंक्शन मैपिंग किया जा रहा है तो मैपिंग में क्या बताया था कि यहाँ पे एलिमेंट है x1 x2 x3 और यहाँ पे एलिमेंट है y1 y2 y3 y4, कुछ भी एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x1, इससे ए सेट ए का ईच एंड एवरी, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, तो सबका कोई ना कोई एक मैपिंग जरूर होना चाहिए। अब ये अलग बात है कि सब एक से रिलेट हो सकते हैं, अलग अलग से रिलेट हो सकता है, लेकिन यूनिक होना चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि x1 दो से लिंक्ड है, y1 से भी y2 से भी, है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, कन्वर्जेंस अलाउड है लेकिन डाइवर्जेंस अलाउड नहीं है फंक्शन के अंदर। और यहाँ पे जितने एलिमेंट इमेज में होते हैं, जैसे y1 y2 और y4 है, इसको क्या बोलते हैं, y1 y2 y4, इसका जो सेट बनेगा क्या, इसको हम रेंज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा y1 फिर y2 और फिर y4 हो जाएगा, सही है, y1 y2 y4। तो रेंज इज ऑलवेज द रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, है कि नहीं। इक्वल भी हो सकता है या उससे छोटा रहेगा। ये सब बेसिक बातें हमने कर ली थी पिछले टर्न पे, ठीक है। बाकी ग्राफिकली भी बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो उसके लिए कोई भी वर्टिकल लाइन जो होगा, नो वर्टिकल लाइन कैन कट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये है, इस टाइप का ग्राफ बना हुआ है किसी फंक्शन, किसी भी चीज़ का ग्राफ है ये, तो क्या ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है कि नहीं, पहले बताइए। ग्राफ ऑफ फंक्शन है या नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो एक से अधिक बार, जैसे काटा तो यहाँ 3 बार काट दिया ना जी, 3 नहीं 4 बार काट दिया है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट ए ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो यही सब बेसिक बातें हमने बताया था पिछले टर्न पे, ठीक है। अब बाकी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, तो सम स्पेशल कैटेगराइजेशन ऑफ फंक्शन। तो पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना होगा कि कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, क्या क्या फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है कि नहीं, तो वो सब हमें देखना होगा। तो चलिए सम टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो इसमें बहुत सारे फंक्शन आएंगे, बेसिक चीज़ें सबके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या सबको पता है, क्या होता है पोलिनोमियल फंक्शन, बताइए। व्हाट इज कॉल्ड द पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन ये हमने क्वाड्रेटिक में भी बताया होगा। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन px इस तरीके से अगर डिफाइन हो, जैसे मान लीजिए an x की पावर n प्लस ऑफ an माइनस ऑफ 1 x की पावर n माइनस ऑफ 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, ऐसे करके ये चलता जाएगा। और ये इस तरीके से a1 x की पावर 1 प्लस ऑफ a0 होगा, सही है। तो यहाँ पे इस टाइप का जो फंक्शन होता है, इसमें एक्चुअली ध्यान देने की बात है, ये सब जितने हैं ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे a0 a1 a2 a3 ऐसे करके ये जो चलता जाएगा, दिस इज an माइनस 1 से an आर द कांस्टेंट्स। ये सब कांस्टेंट्स हैं विच में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विच में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, विच में बी रियल और कॉम्प्लेक्स। उसको हम या तो रियल होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, विच में बी रियल और कॉम्प्लेक्स। अच्छा, दूसरा जो है, पहला चीज़ तो ये, दूसरा ये जो पावर्स है, पावर्स जितने पावर्स हैं एन एन माइनस 1, ऑल द पावर्स मस्ट बी होल नंबर, ऑल पावर्स मस्ट बी होल नंबर, मस्ट बी होल नंबर, होल नंबर होना चाहिए,
होल नंबर में होना चाहिए। मतलब इज दैट एन बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 ऐसे करके चलेगा। निगेटिव पावर नहीं चलेगा, फ्रैक्शनल पावर नहीं चलेगा। तो ये सब पॉलिनोमियल का स्पेशल है। अब इस पे स्पेशल पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, स्पेशल पॉलिनोमियल्स में भी सम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो जैसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा कौन सा नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर ले तो अब बताना है आप लोग को कि इसमें से कौन से पॉलिनोमियल होंगे और कौन से नहीं होंगे। पहला जैसे मान लो ये लिख दिया हमने, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ 1/x। क्या ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है, पहले ये बताइए, है कि नहीं है। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको देखेंगे तो x का पावर कितना है, यहाँ पे x का पावर ये एक्चुअली -1 है, x प्लस एक्स की पावर -1 है, तो निगेटिव पावर है। दैट्स वाई दिस विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि सबसे पहला काम हम पावर ही चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर में एक बात और हम कर लेते हैं, जैसे कोई अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो उसका डिग्री भी होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इफ़ ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर ये कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है, ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री n होगा, जितने भी पावर्स हैं। तो देन n इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देन n इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बाकी नेक्स्ट अगर जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक कोई फंक्शन लिखा है, ये x प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस 1, और मान लीजिए नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 3। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अब देखो ना नीचे में टर्म आ गया, इसको ऊपर करके लिखोगे तो माइनस में चला जाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, मान लो सपोज दैट कोई एक फंक्शन इस तरीके से लिखा है, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, जैसे लेट सपोज दैट 0 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस ऑफ 4x की पावर 4 प्लस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 1। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं, पहले बताइए, हाँ कि ना बोलिए। पॉलिनोमियल है कि नहीं, सारे पावर्स चेक करिए, ऑल द पावर्स आर होल नंबर है। और इसका अगर ये पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या होगा इसका, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। डिग्री कितना है, डिग्री कितना है जी बताइए। डिग्री 4 होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 4 है कि नहीं, क्योंकि ये इसका तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स है, जैसे सम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स, सम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स जिसके बारे में आपको डायरेक्टली याद रखना है। सम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले पॉलिनोमियल के ऊपर बात करेंगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा बताइए, जिसका डिग्री क्या हो, 0, ठीक है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल या कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं उसको, दूसरे लैंग्वेज में बोल दे तो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि ऐसा फंक्शन जिसमें क्या हो, सारे इनपुट पे एक कांस्टेंट वैल्यू दे, कांस्टेंट आउटपुट निकल के आए, दैट इज कॉल्ड, जैसे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के लिख देंगे, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के, तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, एक्स के सारे रियल वैल्यू के लिए कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का रूपरेखा अगर मैपिंग से देखे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए इधर आउटपुट सेट है, तो इसमें के होगा, एक ही एलिमेंट है, इसमें x1 x2 x3 जितने भी एलिमेंट होंगे सबके सब किससे लिंक होगा, सबके सब कांस्टेंट के से ही लिंक होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर हम बोल दे इफ़ के इज़ नॉट इक्वल टू 0, समझिएगा ध्यान से इधर, तो उसका डिग्री भी डिफाइन होगा। इफ़ के इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो क्या एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इस केस में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा बताइए, डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं इसीलिए, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अच्छा, ये अलग से एक पॉलिनोमियल अलग वो भी डिफाइन हो जाएगा,
जैसे अगर ये कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए कि सर fx इक्वल टू कहीं लिखा हुआ है 0, तो इसको क्या बोलेंगे? जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल। यही एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसके लिए डिग्री डिफाइंड नहीं होता। दिस इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल एंड फॉर विच डिग्री इज नॉट डिफाइंड, फॉर विच डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, जिसके लिए क्या हुआ? डिग्री डिफाइंड नहीं है। सही है। तो ये सब स्टैंडर्ड पोलिनोमियल्स में ही आ गया। पहला जो दूसरा जो है दैट इज लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल में अब समझिए, लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल है क्या? लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल में समझिए व्हाट इज द लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल में जैसे मान लीजिए फंक्शन fx इक्वल टू ax प्लस बी है, तो जिसका डिग्री 1 होता है दैट इज कॉल्ड द लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है ना। जिससे यहाँ पे डिग्री 1 है तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखना होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसी में एक होता है ऑड डिग्री, ऑड लीनियर पोलिनोमियल, ऑड लीनियर पोलिनोमियल, ऑड लीनियर पोलिनोमियल। तो ऑड लीनियर पोलिनोमियल जैसे ही बोलेंगे तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो गायब हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ऑड लीनियर पोलिनोमियल का स्टेट मतलब हो जाता है fx इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये ऑड फंक्शन होता है। ये अभी ऑड इवन फंक्शन क्या होता है हम आगे चर्चा करेंगे इसका। कहने का मतलब ये ऑड फंक्शन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ऑड लीनियर पोलिनोमियल। तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि ऑड फंक्शन आगे चल के हम इसको बोलेंगे ऑड फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन अलग से बताएंगे। तो ऑड फंक्शन उसको बोलते हैं ना जिसमें f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ fx होता है, तो उसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप रख के देखोगे तो समझ में आ रहा होगा कि f ऑफ माइनस एक्स अगर करेंगे तो माइनस ऑफ ax आएगा, आएगा कि नहीं। और फिर से यहाँ पे ax को क्या लिख सकते हैं? fx लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ fx आ रहा है कि नहीं। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द ऑड लीनियर पोलिनोमियल। और डिग्री इसका 1 है तो दोनों चीज़ें चिपक गया, ऑड भी है और लीनियर भी है। तो ऑड लीनियर पोलिनोमियल कभी बोले तो fx इक्वल टू ax विथ नो कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बस ये ध्यान रखने की बात है। अच्छा, लीनियर पोलिनोमियल अगर डिग्री 1 का है तो हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर रिक्वायर्ड? कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं इसमें? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये देखिए, पहले एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a है और दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे b है। तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर डिग्री 2 होगा तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए होगा, एक अधिक चाहिए होता है। ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए, जैसे एज फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए इस तरीके से, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो fx इक्वल टू फंक्शन क्या होगा यहाँ पे? fx इक्वल टू क्या? fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका डिग्री कितना है? डिग्री 2 है। बात समझ में आ रही है? तो डिग्री 2 है तो हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आर रिक्वायर्ड हेयर? 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए बी एंड सी, मतलब डिग्री से एक ज़्यादा होगा। इतना समझ में आ रहा है बात जो हम बोल रहे हैं? क्वाड्रेटिक, वैसे हम क्वाड्रेटिक के बारे में जब क्वाड्रेटिक वहाँ पे देखेंगे आप लेक्चर, तो वहाँ पे भी हमने ये सब डिस्कशन किया है थोड़ा बहुत, कि आइडिया रहे। वहाँ पे कई सारी बातें हमने किया है। जैसे अच्छा मान लीजिए क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक पे आते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है? डिग्री 3 होगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 3 से स्टार्ट होगा, बाकी गिरते हुए 0 तक जाएगा, फिर bx स्क्वायर, फिर cx प्लस ऑफ d। समझ में आ रहा है ना? अगर ये डिग्री 3 है तो यहाँ पे x क्यूब का जो कोफिशिएंट है a इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये इसको बोलेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल। अच्छा ठीक है। इसमें भी देखो आप, अगर डिग्री 3 है ना तो चार अननोन्स चाहिए यहाँ पे, ए बी सी और डी है। देखो 4 अननोन है कि नहीं? एक अधिक अननोन हमेशा मिलेगा।
जैसे अब बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो गया, दो दो क्वाड्रेटिक उसके अंदर होना चाहिए। तो दो दो क्वाड्रेटिक मतलब क्या है भाई, डिग्री 4 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 4। तो फंक्शन होगा ax की पावर क्या होगा 4, फिर अगला क्या होगा bx क्यूब, फिर प्लस क्या होगा cx स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा dx प्लस ऑफ e होगा। तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। बाकी इसलिए बता दिए हैं क्योंकि ये सब ज़रूरत पड़ेगा जब बीच में ना, तो वहाँ पे आपको क्या है कि ये अजीब सा नहीं लगना चाहिए कहीं पे अगर हम लिख देंगे तो, बस ये है, और इसका और अदर कोई पर्पस नहीं है। अच्छा, जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसका रेंज में एक ही एलिमेंट होगा क्या, ये बताओ पहले। ये जो कांस्टेंट पोलिनोमियल अभी अभी हमने लिखा है, ये देख रहे हैं सभी लोग इसको, कांस्टेंट पोलिनोमियल जो अभी अभी हमने लिखा है इसको, क्या इसमें क्या एक ही इसके में रेंज में क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा। इसका डोमेन क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डोमेन क्या है, डोमेन मतलब कितना इनपुट ले सकता है। क्या इनपुट इसका ऑल रियल नंबर है, हाँ कि ना, अरे बोलो। ये डोमेन क्या है इसका, डोमेन ऑल रियल नंबर है, डोमेन है ऑल रियल नंबर। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या है, रेंज है एक ही एलिमेंट y बिलोंग्स टू k है, ठीक है ना। तो डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज पहले बात है जो हम देखते जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन आएगा तो उसके लिए डोमेन क्या है और उसके लिए रेंज क्या है, ये बात तो हम हमेशा ही करेंगे। कोई भी पोलिनोमियल अगर होगा, फॉर एनी पोलिनोमियल डोमेन इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है, इन जनरल बात कर रहा हूँ। और रेंज दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो कुछ नोट्स हम नीचे लिखने वाले पोलिनोमियल से रिलेटेड, सम इम्पोर्टेंट नोट्स, that is also the results, some important notes about the polynomial, ठीक है, पोलिनोमियल के बारे में जो आगे चल के काम आएंगे। देखो पहला नोट्स ये है कि फर्स्ट थिंग इज दैट द रेंज ऑफ ऑल odd degree polynomial, all odd degree polynomial, the range of all odd degree polynomial is always R। R मतलब all real numbers। बात समझ में आ रही कि नहीं। if domain is real number, if x belongs to R, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा थिंग, the range of even degree polynomials cannot be R। The range of even degree polynomials cannot be R। R नहीं हो सकता, ठीक है, कभी नहीं हो सकता। इवन डिग्री पोलिनोमियल का रेंज कभी भी ऑल रियल नंबर होता ही नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हमें ध्यान रखना है, इसमें ऑड है और नीचे वाले में इवन है। ऑड डिग्री का कोई भी पोलिनोमियल होगा और इसका डोमेन अगर रियल नंबर है, उसका हमेशा ही रेंज ऑल रियल नंबर होता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल बता देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे y इक्वल टू मान लीजिए एक्स क्यूब फंक्शन है, तो इसका तो भाई हम जानते हैं ना y इक्वल टू एक्स क्यूब में डिग्री कितना है इसका, बोलिए डिग्री 3 है, ऑड है या इवन है, ऑड है। और जैसे एक एग्जांपल है तो क्वाड्रेटिक का, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2। अब इसका कर्व आप बनाइए y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन का। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन का अगर कर्व बनाएंगे कैसा बनता है पता होगा सबको। y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन का कर्व कैसा बनता है जी, देखें कभी, नहीं देखें तो अब याद करना चालू कर दीजिए, कर्व वगैरह सब याद करना पड़ेगा। ये इस टाइप का बनता है y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन का कर्व। ये y है, ये y एक्सिस है। तो इसमें कहने का मतलब ये कि हमेशा ये ऊपर तक जाएगा कि नहीं, ये पूरा और ये नीचे तक एक्सटेंड होगा। तो इधर माइनस इन्फिनिटी से लेके और इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो रेंज हमेशा रीड करना हो तो किसको रीड देखेंगे हम, y एक्सिस को रीड करेंगे। तो कैसे रीड किया जाता कर्व पता है ना सबको।
कि यहाँ से इनपुट डालेंगे, यहाँ से x का एक लाइन खींचेंगे, जब जहाँ पे कर्व को काटेगा उससे कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू देख लेंगे। तो ये ऐसे रीड किया जाता है किसी कर्व को, इतना तो पता ही होगा ना। तो जब जब x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी ले जाएंगे तो y किधर अप्रोच करेगा, y भी अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी पे। और जैसे x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ले जाएंगे y किधर भागेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। तो इसलिए इसका जो रेंज है ना, इसका इस फंक्शन का रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी या ऑल रियल नंबर बोल दीजिए, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है। अब जैसे ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2, इसका कर्व अगर बनाएंगे, ये जो इस तरफ वाला फंक्शन है, इसका कर्व अगर बनाएंगे तो कैसा दिखाई देगा, इसका 1,2 पे ये काटेगा, तो 1 इधर है और 2 इधर है, 1,2 पे काटेगा। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो कर्व है ये इस तरीके से ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, है कि नहीं, ये इस तरीके से ये काटेगा। कोई समस्या है नहीं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये बताइए कभी भी इवन डिग्री का कर्व है ये, तो ये यहाँ से मिनिमम वैल्यू स्टार्ट होगा इसका, यहाँ से नीचे से ये दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आ रही है। और यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा बताइए, ऊपर तक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये ऑल रियल नंबर तो कवर नहीं होगा ना, कुछ भी होगा लेकिन ऑल रियल नंबर तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम इतना बोल सकते हैं कि हाँ क्या रेंज होगा, अभी उसका बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेंज इज नॉट इक्वल टू आर, इतना बोल सकते हैं हम कि रेंज कभी भी ऑल रियल नंबर होगा नहीं। ठीक है। हाँ क्या होगा, डेट डिपेंड्स ऑन द कर्व, क्वाड्रेटिक कर्व है कि भाई क्वाड्रेटिक है, डिग्री 6 का कर्व है, क्या कर्व है, दैट ऑल डिपेंड। हाँ इतना जरूर बोल सकते हैं कि रेंज कभी भी इवन डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो कभी भी रेंज उसका रियल नंबर हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इतना हम जरूर बोल सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान रखते हुए चलना है, इसमें कोई समस्या और परेशानी जैसी बात नहीं है। वैसे हम क्वाड्रेटिक वाला जो कर्व है ये बहुत ज़रूरत है, इसका रेंज हमने बताया था आप लोगों को। जैसे लीनियर कर्व इसमें आ जाएगा, लीनियर का अगर ग्राफ बनाना हो, स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन का कर्व बनाना। भाई एक एग्जाम्पल और ले लेते इधर, जैसे लीनियर कर्व कोई ले लेते हैं, लेट सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा लेता हूँ। जैसे y इक्वल टू लिखा है कि सर इस तरीके से लिख दिया है y इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 3 है, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो इसका कर्व हम बना सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये है अपने पास y एक्सिस और ये क्या है x एक्सिस है, समझ में आ रहा है। अब इसमें जब कर्व बनाएंगे तो स्लोप y इक्वल टू mx प्लस c याद है कि नहीं, सबको भूल गए, पे स्ट्रेट लाइन पर आया था ना, ये स्लोप होता है और ये y इंटरसेप्ट होता है। स्लोप यहाँ पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट प्लस 3 है, मतलब y एक्सिस को 3 पे काटेगा। तो ये देखो इसका कर्व अगर बनाओगे ना आप, ऐसा करके दिखाई देगा कि नहीं। तो ये देखो कर्व पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेके क्या इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा आगे एक्सटेंड करोगे तो इसका मतलब ये और डिग्री था, ये और डिग्री का पॉलिनोमियल था, इसका भी रेंज ऑल रियल नंबर होगा, इसका भी रेंज क्या होगा, आर हो जाएगा, ऑल रियल नंबर होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल तो ऑल रेंज हमेशा ही ऑल रियल नंबर होगा। हाँ अगर इवन डिग्री का है तो रेंज इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। अब जैसे क्वाड्रेटिक कर्व है कोई, तो क्वाड्रेटिक कर्व के लिए रेंज का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बताया, ग्राफ वगैरह सब प्लॉट करना भी बताया, वहाँ पे अच्छे से बताया, डेरिवेशन भी किया है हमने। तो अब दोबारा से नहीं करूँगा, डायरेक्टली रिजल्ट बताऊँगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगर उसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी चाहिए तो क्वाड्रेटिक का जो लेक्चर है वो जाके आप देखिए, उसमें अच्छे से क्लियर किया है हमने। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए एक बार हम रिवीजन के तौर पे जो चीज़ें याद रखना है उसके लिए मैं बस रिकॉल करूँगा। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जैसे कर्व बनाएंगे और देखेंगे कैसे क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 तभी ये क्वाड्रेटिक रहेगा। अब ए का वैल्यू 0 नहीं है तो इसमें दो टाइप का कर्व बनता था डिपेंडिंग ऑन द ए इज कॉल्ड द लीडिंग कॉफिशिएंट। लीडिंग कॉफिशिएंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का जो कॉफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड द लीडिंग कॉफिशिएंट, ये लीड करेगा, यही पहला चीज डिसाइड करता है,
ठीक है ना, डिसाइडिंग फैक्टर यही है, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। अब ए का वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो ए का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव हो सकता है। जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या बनता है, माउथ ओपनिंग अपवार्ड पैराबोला बनता है कि नहीं। तो इस केस में माउथ ओपनिंग अपवार्ड कुछ भी बनेगा। अब डेट रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, ये सब के लिए क्वाड्रेटिक का लेक्चर देखना होगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कर्व इसका बनाते हैं, कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा भाई। अब या तो ऊपर बन सकता है या तो नीचे बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे कर्व जैसा भी बने। ऐसा करके मान लेते हैं लेट्स सपोज दैट कर्व बन गया, तो इसका जो निचला ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है, ये याद है क्या, इसका कोऑर्डिनेट याद है क्या होता था प्रियंका जी बताइए। तो -b/2a एक्स कोऑर्डिनेट होता था और y कोऑर्डिनेट -d/4a, -d/4a। ये इसका x वैल्यू ये होता है और y वैल्यू ये आता है। तो अब रेंज अगर देखना हो तो इस फंक्शन का रेंज, तो मतलब मिनिमम y का वैल्यू कहाँ से आ रहा है और मैक्सिमम y का वैल्यू कितना होगा। तो मैक्सिमम के लिए क्या ऊपर जाना होगा, बोलिए, यहाँ से बढ़ के ऊपर तक जाएगा कि नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसीलिए इस केस में रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन बताइए क्या। इस केस में रेंज ऑफ द फंक्शन y बिलोंग्स टू क्या होगा, -d/4a से लेके क्या प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, -d/4a पे क्लोज रहेगा, ठीक है। तो इस केस में ये दिस इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ये क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना जी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं। बाकी दूसरा केस में अगर बात करेंगे, जब a का वैल्यू लेस देन 0 है, तो a का वैल्यू जब लेस देन 0 है तो कर्व कैसा बनता है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड की तरफ बनेगा, जैसा भी बनेगा लेकिन माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड ही रहेगा। इस टाइप का मान लेते हैं कोई कर्व बन गया, ऐसा कर्व बन गया, ठीक है। इस तरीके का अगर कर्व बन गया तो इस तरीके का कर्व बनेगा। अब इसमें रेंज क्या होगा, इसमें पॉइंट का कैलकुलेशन उतना ही रहेगा, वही रहता है, वो बदलता नहीं है। क्या होगा बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2 और ये होगा -d/4 ठीक है। अब लेकिन इसमें रेंज जो होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस केस में, मिनिमम वैल्यू क्या माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, माइनस नीचे से चलता जाएंगे ऊपर तक, यहाँ तक जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इस केस में जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगा, वो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा बताइए, बता सकते हैं ना आप लोग, क्या होगा रेंज ऑफ द फंक्शन, y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -d/4 है। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये आ जाएगा। तो इसको याद रखना है, ये सब बताया गया कि यू हैव टू रिमेम्बर दिस। जैसे पैराबोला के लिए भी ये काम आएगा, ये सब पैराबोला में भी तो काम आता है, नहीं आता है काम। सम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक का कर्व है जिसको याद रखना है, सम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक कर्व्स। तो इस सबको जल्दी जल्दी प्लॉट करने आना चाहिए, कैलकुलस चालू हो गया ना। तो इसमें कर्व वगैरह फंक्शन वंक्शन जितने हैं सब याद पहले करना होगा, तब जाके चीज़ें आगे चल के स्मूथ होगी। क्योंकि जब हम एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे आगे चल के, तो वहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ता है, तो फिर एरिया वगैरह निकालना होगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के बहुत काम आने वाली है। और क्वेश्चन भी तो सिंपल ही रहता है आप लोग के एग्जाम में। जैसे मान लीजिए इसका कर्व पूछ ले y = x², तो y = x² का कर्व क्या है, यहाँ पे सिंपली x = 0 पे y का वैल्यू 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके का ये कर्व बनेगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ऑरिजिन है 0 0। तो ये कर्व बन जाएगा y = x², ठीक है। अब इसी में अगर मान लीजिए इसका कर्व पूछ लेता, किसका कर्व क्या होगा बताओ, y = x² + 1 का कर्व पूछ लेता, तो क्या करते बताइए, x = 0 पे y का वैल्यू 1 आएगा। तो 1 आएगा तो इसका मतलब ये कर्व 1 से स्टार्ट होगा, 0,1 से स्टार्ट होगा। और ये पूरा का पूरा जो कर्व है, दिस कर्व, ये ऊपर तक ऐसे करके बन जाएगा। कहने का मतलब 1 यूनिट से ये शिफ्ट हो जाएगा, 1 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा कर्व, ठीक है ना, जो कर्व पहले से था। तो बस जरा सा अंतर आएगा। अगर यहीं पे माइनस कर देते
अगर इसी में अगर हम माइनस कर लेते तो हल्का सा माइनस अगर कर देते, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाता बताइए? क्या यही का यही कर्व सब कुछ तो वही रहता? क्या x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू माइनस 1 आता? तो 0 का माइनस 1 20 पॉइंट से काटता हुआ ये जो कर्व है, इस तरीके का क्या कर्व कुछ बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये कर्व ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं? तो बहुत सिंपल सी बातें हैं ये सब, है कि नहीं? अच्छा, जैसे मान लीजिए इसका कर्व पूछ लेता दूसरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक कर्व्स में, जैसे y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अगर करता है तो क्या ये कर्व माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर का ऑप्शन निगेटिव है, x इक्वल टू 0 पे फिर से y इक्वल टू 0 ही मिल रहा है, तो क्या इस तरीके कर्व बनता कि नहीं बनता? बोलिए, ठीक है? तो इस तरीके ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बस अभी रियलाइज करवा रहे हैं कि हम आगे चल के करने क्या वाले हैं। अच्छा, क्यूबिक में कुछ स्टैंडर्ड क्यूबिक है, स्टैंडर्ड क्यूबिक कर्व अगर पूछता, स्टैंडर्ड क्यूबिक कर्व, तो स्टैंडर्ड क्यूबिक कर्व में क्या आता है? y इक्वल टू एक्स क्यूब आएगा, और क्या आएगा? y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन का कर्व बनाएंगे तो क्या कैसा बनेगा? किस तरह कर्व बनता है? ये ऐसा करके कर्व बनेगा, बनता है कि नहीं? देखे आप लोग कहीं y इक्वल टू एक्स क्यूब इस तरीके कर्व बनता? अभी अभी तो बनाया था कहीं ना कहीं, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, एक कर्व और होता है इसी से मिलता जुलता, लेकिन वो उसका इन्वर्स होता है, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो इसका कर्व बनाएंगे तो कैसा दिखाई देगा, कभी सोचे हैं? देखो कनकेविटी बदल जाता है इसका कर्व में ना, y इक्वल टू एक्स का क्यूब रूट है नहीं है, तो कनकेविटी चेंज हो जाएगा। कनकेविटी अगर बात करें तो ये कनकेविटी ऐसे करके आएगा पहले यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो कर्व है ना ये ऐसे करके आएगा इधर पीछे की तरफ। तो ये जो कर्व है y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 ये कर्व आ जाएगा, इस तरीके का कर्व बनता है, ठीक है ना? कॉन्केविटी विल चेंज। देखो यहाँ पे कॉन्केविटी का अंतर है कि नहीं? ये कनकेव अप है, इसको बोलते हैं कनकेव अप। ऐसे हाथ यहाँ पे लगाइए कर्व को और ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड द कनकेव डाउन, नीचे वाला पार्ट। अब यहाँ पे पहले क्या था? ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? कॉन्केव। बोलिए, कॉन्केव डाउन। ये नीचे की तरफ झुकाव है ना ये, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉन्केव अप। कुछ समझ में नहीं आ रहा? बोलिए, आ रहा है समझ में? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान रखना है, और कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है जी? और कोई जीवन में कष्ट समझ में आ रहा है? धीरे धीरे ये सब अभी बहुत बातें आएंगी, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, हम बहुत स्मूथली चीज़ों को लेके चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि सिस्टमेटिक ऑर्डर में पहले एक बार दिमाग के अंदर बैठना चालू हो जाए चीज़ें, ठीक है? उसके बाद तो हम चीज़ें कर ही लेंगे। उसके बाद तो डेफिनीशन है, डेफिनीशन याद रहेगा, चीज़ें होती जाएंगी। बेसिक में कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वो हमारा मेन मकसद यही रहता है। बेसिक में अगर कहीं गड़बड़ी हो गई तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो कन्फ्यूजन सा बना रहता है, वो हमेशा कभी दूर ही नहीं होता, वो हमेशा टफ लगती रहती है चीज़ें, फिर आसान चीज़ें भी टफ लगने लग जाती है। लेकिन फंक्शन वंक्शन के क्वेश्चन आते हैं भर भर के, कुछ खूब आएंगे क्वेश्चन, अब पूरा कैलकुलस इसी पे तो टिका है। चलिए, कैटेगराइजेशन ऑफ फंक्शन कर रहे थे, तो पहले पॉलिनोमियल फंक्शन में और भी बातें आएंगी तो करेंगे हम, ठीक है? कुछ बातें और हैं जो इम्पोर्टेंट बातें सब है, जैसे मान लीजिए कुछ फंक्शन है, स्पेशल टाइप के फंक्शन है, तो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, वो याद रखना है। जैसे एक छोटा सा नोट डाल के हम बात करेंगे। जैसे अगर कहीं पे लिखा जाए इफ एफ ऑफ एक्स, if fx is polynomial, fx is polynomial function, and it is given that if fx is polynomial function and f of x plus f of 1 by x
इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x। ठीक है, ये फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इस केस में जो होता है देन फंक्शन जो होता है ना, देन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, दो तरीके के फंक्शन होते हैं। क्या होगा फंक्शन, अभी 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन में से सोच के बताना है कि क्या क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन 1 + x की पावर n, ऑप्शन नंबर बी 1 - x की पावर n, ऑप्शन नंबर सी x की पावर n - of 1, ऑप्शन नंबर डी 1 ± x की पावर n। क्या होगा आंसर, बताइए, सोच के बताइए। चलिए टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, चलिए इसको कर लेते हैं पहले। तो सिंपली चेक कर लेना था ना जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n बिलोंग्स टू सबसे पहले होल नंबर। ठीक है, इसको चेक कर लेना था। कौन पहला फंक्शन को चेक करते हैं, क्या इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्रॉपर्टी अगर जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ एफ ऑफ 1/x ये अगर करते तो ये क्या हो जाता भाई, 1 + x की पावर n, ठीक है, प्लस एफ ऑफ 1/x करते तो 1 + 1/x की पावर n आता। हाँ कि ना बोलिए पहले। तो ये क्या होता, 2 + x की पावर n प्लस 1/x की पावर n आता। और इधर चेक कर लेते, इधर ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहा हूँ अभी। तो ये LHS निकाला अभी, ठीक है। RHS हम निकालेंगे, तो RHS निकालेंगे तो क्या आएगा, तो RHS में सर एफ एक्स की जगह 1 + x की पावर n और एफ ऑफ 1/x की जगह 1 + 1/x की पावर n। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 + ऑफ 1/x की पावर n, x की पावर n + 1, तो ये भी आ गया 2 + x की पावर n + 1/x की पावर n। आया कि नहीं आया, तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में भी यही काम होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल टू क्या आएगा बताइए, 1 - x की पावर n प्लस 1 क्या होगा 1/x की पावर n, तो 2 - x की पावर n माइनस 1/x की पावर n आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x अगर करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 + x की पावर n इंटू में 1 - 1/x की पावर n आएगा। सही है, इन माइनस आएगा यहाँ पे बीच में माइनस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस, देखिए 1 माइनस क्या आ जाएगा 1/x की पावर n माइनस ऑफ x की पावर n प्लस ऑफ 1। तो क्या ऊपर नीचे सेम है कि नहीं है, सेम है। अरे सेम है, सेम है, बोथ आर सेम है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, तो इफेक्टिव तरीके से देखें तो डी भी सही है, क्योंकि डी में दोनों चीजें हैं। समझ में आ रहा है ना, तो ये डी आंसर सही होगा इसका। तो ये रिजल्ट है एक्चुअली में, इसको आपको याद रखना है। देन एफ एक्स इक्वल टू 1 ± x की पावर n, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे क्वेश्चन किस तरीके बनेगा, छोटा सा क्वेश्चन मैं करवा भी दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये दे दे कि वही क्वेश्चन दे दे एफ एक्स इक्वल टू पोलिनोमियल है, एफ एक्स इक्वल टू पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, पोलिनोमियल है, एंड एफ एक्स इज सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। ठीक है, एंड इट इज गिवन दैट f of 3 is equal to 28। तो देन फाइंड fx, देन fx क्या होगा बताइए। तो जैसे अब यहाँ पे इस तरीके का स्टेटमेंट दिखता है ना, लोग घूम जाते हैं यहाँ तक, क्योंकि रिजल्ट याद होता नहीं है। तो जैसे रिजल्ट याद होगा नहीं तो घूम जाओगे। तो बताओ भाई इसका सॉल्यूशन बोलिए आप लोग। जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखा हो जाए, ऊपर पोलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ मिल जाए, ये पोलिनोमियल है, तो हम फटाक से एफ एक्स इक्वल टू क्या बोलेंगे, बोलिए। एफ एक्स इक्वल टू क्या सर, 1 ± x की पावर n लिखेंगे, हाँ कि ना। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू होल नंबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे n का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एफ ऑफ 3 = 28 है।
तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 28 यूज करेंगे ना अब। तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 28, तो क्या होगा 28 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 की पावर n। तो इसमें दो केस बन जाएगा, 28 इक्वल टू 1 प्लस 3 की पावर n, और एक बनेगा 28 इक्वल टू 1 माइनस 3 की पावर n। तो यहाँ से 3 की पावर n इक्वल टू 27, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ से 3 की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर n इक्वल टू, बोलिए। तो ये हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता, तो इसलिए माइनस वाला केस होगा ही नहीं, तो सिर्फ प्लस वाला केस हो सकता है। तो सो फंक्शन क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, बोलिए, अरे 1 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर, है कि नहीं, ये हो जाएगा। कोई समस्या है, अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है कि नहीं? चलिए बाकी हम मिलते हैं अगले टर्न पे, हम कल मिलेंगे, ठीक है, ओके, हमें एक जगह जाना है।